Hello everyone, welcome back into a new video. So very good morning all of you. आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में. आज मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ हमारा जो एनसीईआरटी क्लास 6th से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है फॉर यूपीएससी फॉर ऑल इंडियन स्टेट पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्जाम. जितने भी इंडिया में ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक के एग्जाम आते हैं, इन सारे एग्जामों के लिए ये क्वेश्चनिंग रेलिवेंट है. मेरा खुद इस सेक्टर में 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है. जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, तो इन सेशन के पीछे स्पेसिफिकेशन क्या है, मैंने ये बुक बाय बुक, क्लास बाय क्लास, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वहाँ से पिक किए. क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एनसीईआरटी से 70-80% तक क्वेश्चन आते ही आते हैं. ठीक है, तो आपको इन सेशन को बार बार रिवाइज करना है. अगर आपको सक्सेस होना, अगर आपको जॉब चाहिए, तो आपको इन सेशन को बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा. अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एक लाइक तो बनता है यार इतनी मेहनत के लिए. चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो टॉपिक है कि गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन. क्वेश्चन 12,051 से शुरू हो रहा है. भारत में कौन कौन से जीवाश्म ईंधन विख्यात है? तो इसका आंसर है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता भारत में है. तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं भारत में? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन पर भारत में निर्भरता है. अगला प्रश्न है नवीकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधनों के उदाहरण बताइए. तो इसका आंसर है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा को इसमें शामिल करते हैं. ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन भी कहलाते हैं. तो नवीकरणीय योग्य ऊर्जा साधनों के उदाहरण कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पदार्थ जनित ऊर्जा को इसमें शामिल करते हैं. ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन भी हम इसे कहते हैं. तो नवीकरणीय ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? गैर परंपरागत साधन. अगला जो हमारा टॉपिक है परमाणु तथा आणविक ऊर्जा संयंत्र. क्वेश्चन है कि परमाणु व आणविक ऊर्जा को किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं? तो इसका आंसर है परमाणु व आणविक ऊर्जा को अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त करते हैं. तो परमाणु व आणविक ऊर्जा को किस प्रकार हम प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है परमाणु व आणविक ऊर्जा को अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त किया जाता है. अगला प्रश्न है कि यूरेनियम और थोरियम भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है झारखंड व राजस्थान की अरावली में पाए जाते हैं. तो यूरेनियम और थोरियम भारत में कहाँ पे पाए जाते हैं? झारखंड, राजस्थान की अरावली में पाए जाते हैं. अगला क्वेश्चन है केरल के किस क्षेत्र में थोरियम की मात्रा पाई जाती है? तो इसका आंसर है केरल की मोनोजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है. तो केरल के किस क्षेत्र में थोरियम की मात्रा पाई जाती है? तो इसका आंसर है केरल की मोनोजाइट रेत में थोरियम की मात्रा पाई जाती है. अगला टॉपिक है सौर ऊर्जा. क्वेश्चन है सौर ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताइए. तो इसका आंसर है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा की अधिक संभावना है. तो सौर ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है, यहाँ सौर ऊर्जा की अधिक संभावना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस प्रौद्योगिकी से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? तो इसे कहते हैं फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी से सीधे सौर से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है. तो किस प्रौद्योगिकी से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं? तो इसे कहते हैं फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी. अगला हमारा क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा भारत के किन क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकती है? तो इसका आंसर है भारत में पवन ऊर्जा की बड़ी पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा विद्यमान है. तो क्या क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा भारत के किन क्षेत्रों में उत्पन्न हो सकती है? तो इसका आंसर है भारत में पवन ऊर्जा की बड़ी पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुरई तक स्थित है. इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप में भी पवन ऊर्जा है.
अगला क्वेश्चन है नागरकोइल जैसलमेर किसके लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है पवन ऊर्जा के लिए। तो नागरकोइल और जैसलमेर राजस्थान, नागरकोइल जो तमिलनाडु में है और जैसलमेर राजस्थान में है, किसके लिए जाने जाते हैं? पवन ऊर्जा के लिए। अगला क्वेश्चन है बायोगैस पे किस प्रकार के तत्वों को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों से पशु व मानव जनित अपशिष्टों से बायोगैस तैयार होती है। तो बायोगैस में किस प्रकार के तत्वों को शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है कि ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों से पशु व मानव जनित अपशिष्टों से बायोगैस तैयार होती है। अगला क्वेश्चन है बायोगैस किसानों को कौन से दो प्रकार से प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है बायोगैस ऊर्जा के रूप में प्रभावित करती है, दूसरा उर्वरक के रूप में। मतलब इसका यूटिलाइजेशन हम किसके लिए करते हैं? एक तो हम ऊर्जा के रूप में जैसे उपले वगैरह बनाते हैं तो आग के रूप में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा उर्वरक के रूप में जैसे इसका मतलब हम फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला टॉपिक है ज्वारीय ऊर्जा, और क्वेश्चन है कि ज्वारीय ऊर्जा को किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर है महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार में पानी भीतर भर जाता है। द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाद में पानी को टरबाइन की ओर ले जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा को किससे प्राप्त किया जाता है? महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है। द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाद में पानी को टरबाइन की ओर ले जाता है। अगला प्रश्न है भारत में ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है? तो इसके आंसर है भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात व पश्चिमी बंगाल में सुंदरवन क्षेत्र व गंगा के डेल्टा मैदान में ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है। तो भारत में ज्वारीय ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? बाद में खंबात की खाड़ी जो गुजरात के नीचे है, खंबात की खाड़ी वहाँ पे, कच्छ की खाड़ी, पश्चिमी तट पर गुजरात, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन क्षेत्र व गंगा के डेल्टा मैदान में ज्वारीय ऊर्जा पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है भूतापीय ऊर्जा। तो अगला क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है पृथ्वी के आंतरिक भागों में ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अस्तित्व में आती है इस प्रकार बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी प्रगामी ढंग से तप्त होती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। तो भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अस्तित्व में आती है इस प्रकार बढ़ती गहराई के साथ पृथ्वी परगामी ढंग से तप्त होती है। जहाँ भी भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहाँ उथली गहराइयों पर भी अधिक तापमान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूतापीय ऊर्जा किन दो क्षेत्रों में पाई जाती है? तो पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में दो जगह में ही भूतापीय ऊर्जा पाई जाती है। तो इसीलिए इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है एक हिमालय के मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जो मणिकर्ण है, कुल्लू में जो मणिकर्ण है पार्वती घाटी के निकट, वहाँ पे जो है ये स्थित है। और दूसरा जो हमारा लद्दाख में पुगा घाटी है। तो भारत में भूतापीय ऊर्जा किन दो क्षेत्रों में पाई जाती है? तो एक हिमालय के मणिकर्ण के निकट पार्वती घाटी में स्थित हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा लद्दाख में पुगा घाटी में। अगला कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? तो इसका आंसर है कोयला। क्या क्वेश्चन है कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका आंसर है भारत में कोयला दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल, झरिया, रानीगंज, बोकारो, झारखंड में पाया जाता है। तो भारत में कोयला कहाँ पे पाया जाता है? कई बार मैच द फॉलोइंग में ये एरिया दिए जाते हैं कि ये एरिया कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए ये रेलिवेंट बन जाते हैं। तो भारत में कोयला दामोदर घाटी, जो पश्चिम बंगाल में है दामोदर घाटी, वहाँ पे झरिया, रानीगंज, बोकारो, कहाँ पे? झरिया, रानीगंज, बोकारो, झारखंड में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कोडरमा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका आंसर है अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड के कोडरमा में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो झारखंड की कोडरमा जो है अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड का कोडरमा किस लिए जाना जाता है? अभ्रक के लिए जाना जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेप व संचयन होता है? तो कायांतरी चट्टान में। किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षिपण व संचयन होता है? तो ये कायांतरित चट्टान में होता है। अगला क्वेश्चन है, मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम, जो केरल में पाया जाता है। तो मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज होता है? तो मोनोजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है, जो केरल में विख्यात है। अगला लेसन नंबर 6, विनिर्माण उद्योग। क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। तो एल्यूमिनियम किससे बनता है? एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित होता है। अगर आपने कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित कौन करता है? तो इसका आंसर है द्वितीय कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है कि कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित कौन करता है? तो इसका आंसर है द्वितीय कार्य में, या द्वितीय, जैसे प्राथमिक क्षेत्र हो गया, द्वितीय क्षेत्र हो गया, उसकी बात हो रही है। द्वितीय क्षेत्र या द्वितीय कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तु में परिवर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय वर्ग में आने वाले व्यक्ति कौन से कार्य करते हैं? तो इसका आंसर है जैसे स्टील कार्य, कपड़ा उद्योग, बेकरी पदार्थ के उद्योग में काम करने वाले श्रमिक द्वितीय वर्ग में आते हैं। तो द्वितीय वर्ग में आने वाले व्यक्ति कौन से कार्य करते हैं? स्टील का कार्य, कपड़ा उद्योग, बेकरी पदार्थ के उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक द्वितीय वर्ग में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विनिर्माण का महत्व क्या है? तो इसका आंसर है विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास के रीढ़ समझे जाते हैं। इस प्रकार वे निर्माण उद्योग में केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, बल्कि द्वितीय व तृतीय सेवा में रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्षेत्रीय असमानता को कम करना। तो जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय असमानता को कम करना, जो रीजनल इंस्टेबिलिटी है, रीजनल इंस्टेबिलिटी को कम करना। अगला क्वेश्चन है, कौन से क्षेत्र एक दूसरे के पूरक है? तो इसका आंसर है कृषि तथा उद्योग क्षेत्र एक दूसरे के पूरक है। तो क्या क्वेश्चन है कि कौन से क्षेत्र एक दूसरे के पूरक है? तो कृषि तथा उद्योग क्षेत्र एक दूसरे के पूरक है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 2 दशकों में जीडीपी में विभिन्न निर्माण उद्योगों का कितना % योगदान रहा है? तो इसका आंसर है पिछले 2 दशकों में जीडीपी में निर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही रह गया है, मतलब कम हो गया है। पिछले 2 दशकों में जीडीपी में निर्माण उद्योग का प्रतिशत कितना हुआ है? पिछले 2 दशकों में जीडीपी में निर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, मतलब कम हो गया है 7%, 10%। अगला क्वेश्चन है, हमारी अर्थव्यवस्था में खनिज खनन, गैस व विद्युत ऊर्जा का योगदान कितना है? तो इसका आंसर है 10%। तो हमारी जीडीपी में खनिज खनन, गैस व विद्युत का योगदान कितना है? 10%। नेक्स्ट टॉपिक इज औद्योगिक अवस्थिति। क्वेश्चन है कि समूहन बचत किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित। कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, इसे समूहन बचत कहते हैं। तो समूहन बचत किसे कहते हैं? नगर केंद्रों द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित। कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, इसे समूहन बचत कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है उद्योग और बाजार का संबंध किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर है निवेश। क्या क्वेश्चन है कि उद्योग और बाजार का संबंध किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर है निवेश से। अगला क्वेश्चन है कच्चे माल के घटक कौन से बन जाते हैं? तो इसका आंसर है भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी व अवसंरचना कच्चे माल के घटक माने जाते हैं। तो कच्चे माल के घटक कौन माने जाते हैं? भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी व अवसंरचना कच्चे माल के घटक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी उद्योग की अपस्थिति का निर्धारण किससे किया जाता है? तो इसका आंसर है किसी उद्योग की अपस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित किया जाता है। तो किसी उद्योग की अपस्थिति का निर्धारण किससे किया जाता है? किसी उद्योग की अपस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उद्योगों की अपस्थिति को प्रभावित करने वाले और अन्य कारण कौन से हो सकते हैं? इसका आंसर है सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। तो क्या क्वेश्चन है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले और अन्य कारण कौन से हो सकते हैं? तो इसका आंसर है सरकारी नीतियों तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो उद्योगों की आदर्श स्थिति किससे माना जाता है? तो इसका आंसर है कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, उस स्थान पर उत्पादन की लागत, उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय और उत्पादों के वितरण की लागत। तो क्या क्वेश्चन है कि उद्योगों की आदर्श स्थितियाँ किसे माना जाता है? मतलब ये चीज़ अगर ठीक हो तो माना जाता है कि उद्योग स्थापित करने की जो स्थितियाँ हैं वो सही है। तो फर्स्ट वन इज कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, मतलब कच्चा माल हमें आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दूसरा उस स्थान पर उत्पादन की लागत, कि जो भी हम चीज़ उगा रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या उत्पादन की लागत हमें कम पड़ रही है। ठीक है। थर्ड वन इज उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय, और फोर्थ वन इज उत्पादन के वितरण की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका आंसर है उद्योगों का वर्गीकरण निम्न प्रकार की आवश्यकता है। नंबर वन कृषि आधारित उद्योग, नंबर दो खनिज आधारित उद्योगों के आधार पर। तो उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? तो दो प्रकार से किया जा सकता है, एक कृषि आधारित उद्योग और दूसरा खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कृषि आधारित उद्योग में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं? तो इसका आंसर है कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी व वनस्पति तेलों के उद्योग आते हैं। तो कृषि आधारित उद्योगों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी, वनस्पति तेल आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन है खनिज आधारित उद्योगों में किसे शामिल किया जाता है? जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार वो पेट्रोल, रसायन इसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रमुख भूमिका के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग शामिल किए जा सकते हैं? इसका आंसर है नंबर वन आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। तो प्रमुख भूमिका के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग शामिल किया जा सकता है या किस प्रकार के उद्योग शामिल किए जा सकते हैं? तो नंबर एक है जो आधारभूत उद्योग, जिनके उत्पादन या कच्चे माल का दूसरे उद्योगों पर निर्भरता है। अगला क्वेश्चन है आधारभूत उद्योगों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसका आंसर है कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। इसके उदाहरण है जैसे लोहा, इस्पात, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम आदि शामिल होते हैं। तो आधारभूत उद्योगों में कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं। इसके उदाहरण जैसे लोहा, इस्पात, लोहा हो गया, इस्पात हो गया, तांबा प्रगलन, एल्युमिनियम आदि शामिल होते हैं। आधारभूत उद्योग वो आते हैं जो मतलब रॉ मटेरियल प्राथमिक क्षेत्र से लेके उसमें मतलब उद्योगों में जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उस चीज़ को इसमें शामिल किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता उद्योग में किसे शामिल किया जाता है? तो इसका आंसर है जो उत्पादन उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखा, सिलाई मशीन आदि। तो उपभोक्ता उद्योग में किसे शामिल किया जाता है? उपभोक्ता मतलब जिससे लोग खरीदते हैं। तो जो उत्पादन उपभोक्ताओं के उपयोग हेतु करते हैं और उनको इनमें शामिल किया जाता है, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंख, सिलाई मशीन आदि। अगला क्वेश्चन है पूंजी निवेश के आधार पर आधारित उद्योग कौन से हैं? तो इसका आंसर है एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। तो पूंजी निवेश के आधार पर आधारित उद्योग कौन सा है? तो इसका आंसर है एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योगों के उदाहरण। तो इसका आंसर है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, जैसे भेल हो गया, भेल इंडिया लिमिटेड, सेल हो गया, ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है। और निजी क्षेत्र के जैसे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर उद्योग, इन्हें हम कहते हैं स्वामित्व के आधार पर आधारित उद्योग, जैसे सार्वजनिक उद्योग और निजी उद्योग। सार्वजनिक में भेल आ गया, सेल आ गया, और निजी उद्योग में टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड और डाबर। अगला क्वेश्चन है संयुक्त उद्योगों में किसे शामिल किया जाता है? उद्योग जो राज्य सरकार व निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जा रहे हैं, उदाहरण ऑयल इंडिया लिमिटेड। संयुक्त उद्योग में कौन है? जो सरकार भी जिसमें अपना पार्टिसिपेशन कर रही है और निजी क्षेत्र भी कर रहा है, तो इसका एक उदाहरण है ऑयल इंडिया लिमिटेड। अगला जो क्वेश्चन है सहकारी उद्योग किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या है? उत्पादन व स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। तो सहकारी उद्योग किसे कहा जाता है? उत्पादन व स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादों, श्रमिकों या दोनों के हाथ में होता है। अगला क्वेश्चन है कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर है सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊन, चीनी, वनस्पति तेल। कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योगों को इसमें हम शामिल करते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग उन्हें कहते हैं जो कृषि के प्रोडक्ट जिसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया था और कहाँ लगाया गया था? तो इसका आंसर है पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। तो भारत में पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग कब लगाया गया था और कहाँ लगाया गया था? तो पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरंभ में सूती वस्त्र उद्योग के अंदर किस राज्य में लगाया गया था? तो इसका आंसर है आरंभिक वर्ष में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्र तक सीमित था। तो आरंभ में सूती वस्त्र उद्योग के अंदर किस राज्य में लगाया गया था? तो आरंभिक वर्ष में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्र तक ही सीमित था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत जो है सूत का निर्यात किन देशों को करता है? तो इसका आंसर है भारत जापान, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका को सूत का निर्यात करता है। तो भारत जो है सूत का निर्यात किन देशों को करता है? जापान, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, अफ्रीका आदि को। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन 13,000 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो भारतीय सूती रेशे की विश्व व्यापार में कितनी प्रतिशत भागीदारी है? तो इसका आंसर है 1/4। तो भारत का जो सूती रेशे है उसकी वर्ल्ड में कितनी हिस्सेदारी है? तो 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 13,001 और आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र के क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या है? मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, अहमदाबाद, जलगांव, औरंगाबाद, राजकोट, पोरबंदर, उज्जैन, देवास, इंदौर, वडोदरा, सूरत, मुंबई, पुणे, वर्धा। तो भारतीय वस्त्र उद्योग यानी कि सूती वस्त्र के क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे सूती वस्त्र प्रोड्यूस होता है, कहाँ पाए जाते हैं? मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, अहमदाबाद, जलगांव, औरंगाबाद, राजकोट, पोरबंदर, उज्जैन, देवास, इंदौर, वडोदरा, गुजरात, मुंबई, पुणे और वर्धा में। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक कर ही देना।
और ये वीडियो ना ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनके पास रिसोर्स नहीं है। ठीक है, इन वीडियो में से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम में, क्योंकि ये मैंने लाइन बाय लाइन, क्लास बाय क्लास, पेज बाय पेज, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनाए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आप जो ज़िंदगी में बहुत जल्दी सक्सेस हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।